नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम घातांक और घात भाग 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है और इसके बाद अंतिम में हम घातांक के कुछ नियम जानेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। अब जैसा कि अपने पिछले वीडियो में अंतिम में घातांक के रूप में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, 72 को हम घातांक के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। आशा करता हूं कि आपने घर में इसका उत्तर ज्ञात किया होगा। अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। सबसे पहले 72 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम यह देखते हैं कि हम इसका सबसे पहले विभाजन 2 से करेंगे। 2 से विभाजन कर 36 ज्ञात होगा, फिर 36 का 2 से विभाजन कर 18 और 18 का 2 से विभाजन कर हमें 9 ज्ञात होगा। अब 9 का विभाजन 2 से नहीं हो सकता, तो हम देखेंगे कि 2 के बाद 3 से इसका हो सकता है। तो हम 9 का विभाजन 3 से करेंगे और हमें 3 ज्ञात होगा, और इसके बाद हम 3 का विभाजन फिर से 3 से करेंगे और हमें अब 1 ज्ञात होगा। अब जैसा कि हम 72 को अगर 2 से व 3 से गुना कर दर्शाएं तो हम इसे कुछ 2 गुने 2 गुने 2 व 3 गुने 3 गुने 3 लिखेंगे। तो अगर हम इसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ पर हमने 2 3 बार गुना किया है, तो हम इसे घातांक के रूप में 2 गुने 2 गुने 2 और अंतिम में 3 गुने 3 को हम देख सकते हैं कि 3 को हमने 2 बार गुना किया है, तो हम इसे घातांक में कुछ 3 के घात 2 लिखेंगे। तो जो हमें यह गुना किया है तो हम इसे घातांक में कुछ 3 के घात 2 लिखेंगे। तो जो हमें यह रूप ज्ञात होगा यही 72 का घातांक के रूप होगा। अगर आपका भी यही उत्तर है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो अब जैसा कि आपको याद होगा, परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रम में हमने जाना था कि अगर हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या है जिसका कि अंश भाग 9 है व हर भाग 5 है, तो अगर हम अंश वाले भाग को हर में लिख दें और हर वाले भाग को अंश में लिख दें, तो जो हमें परिमेय संख्या ज्ञात होगी यह परिमेय संख्या पिछले वाले परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होगा। ठीक इसी प्रकार जैसा कि आपको याद होगा, अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि a बटा b के घात 9 का जो हमने सूत्र ज्ञात किया था वह a के घात n बटा b के घात n होगा, और इसमें यह भी जाना था कि n हमारा एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर हमारे पास a के घात n है बटा b के घात n है, तो अगर हम अंश वाले भाग को हर में लिख दें और हर वाले भाग को अंश में लिख दें, तो जो हमें अब घातांक ज्ञात होगा वह पिछले वाले घातांक वाले रूप का व्युत्क्रम होगा। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि b के घात n बटा a के घात n जो है वह b बटा a के घात पूर्ण के n होगा, और n यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या हो a बटा b और उस पूर्ण के घात n हो, तो इसका जो व्युत्क्रम है वह b बटा a पूर्ण के घात n के बराबर होगा, और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और हमें यह भी याद रखना है कि यहाँ पर जो n है वह हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक आपको याद होगा कि शून्य से बड़ी जितनी भी संख्याएं होती हैं, जिसे हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, उसे ही हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। तो चलिए अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। 2/5 पूर्ण के घात 3 जो है उसे हम 2 के घात 3 बटे 5 के घात 3 लिख सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 3 यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम उस सूत्र को प्रयोग मिला सकते हैं। तो अंश वाले भाग को हम हर भाग में लिखेंगे और हर वाले भाग को अंश भाग में लिखेंगे। तो जो अब हमें परिमेय संख्या घातांक के रूप में ज्ञात होगी वह पिछले वाले परिमेय संख्या के जो है वह व्युत्क्रम होगी। तो हम कह सकते हैं 2/5 पूर्ण के घात 3 का जो व्युत्क्रम है वो 5/2 पूर्ण के घात 3 का व्युत्क्रम होगा। अब जैसा कि आपके लिए सवाल है, 6/11 पूर्ण के घात 7 का व्युत्क्रम कितना होगा? आप इसका उत्तर ज्ञात करिए और मैं आपको इसका उत्तर आगे इस वीडियो में बताता हूँ। तो आइए अब हम घातांकों के कुछ नियम जानें। यहाँ पर सबसे पहले हम एक ही आधार वाली घातांकों का गुणन करने का कुछ नियम जानेंगे। जैसा कि उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे 5 के घात 2 का गुना 5 के घात 3 से किया है। यहाँ दोनों में ही आप देख सकते हैं कि आधार बराबर हैं। तो हम आधार बराबर होने पर हम सबसे पहले 5 के घात 2 को
5 गुने 5 लिखेंगे। इसके बाद 5 के घात 3 को हम 5 गुने 5 लिखेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 5 को ही 5 बार गुना किया है, तो हम इसे घातांक के रूप में कुछ 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5 लिखने के लिए 5 के घात 5 लिखेंगे। तो 5 आपको मालूम है कि यह उतनी संख्या है जितनी कि हमें 3 व 2 को जोड़ने पर ज्ञात होगी। तो हम एक सूत्र यह कह सकते हैं कि यह a के घात m अगर है और उसका गुना अगर हम a के घात n से कर रहे हैं, तो इसका उत्तर जो होगा वह a के घात m जोड़ n होगा। अब जैसा कि आपको मालूम हो कि m व n यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, और धनात्मक पूर्णांक वही पूर्णांक होते हैं जो कि शून्य से बड़े होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें तो 3 के घात 4 गुना 3 के घात 2 का जो उत्तर होगा वह 3 के घात 4 जोड़ 2 होगा, और वह 3 के घात 6 होता है। और अगर हम उदाहरण दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -7 के घात 5 का गुना अगर -7 के घात 4 से करें तो इसका उत्तर 7 के घात 5 जोड़ 4 के बराबर होगा, और यह -7 के घात 9 होगा। इन सारे ही उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि आधार समान थे, इसलिए हमने इनके घातांकों को आपस में जोड़ लिया। आइए अब हम एक ही आधार वाले घातांकों का विभाजन के बारे में सीखें कि इसका क्या नियम होगा। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि a के घात m गुना a के घात n करेंगे तो इसका उत्तर a के घात m जोड़ n होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि गुना का प्रतिलोम विभाजन होता है, ठीक इसी प्रकार जोड़ का प्रतिलोम एक घटाव होता है। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास सूत्र ज्ञात होगा उसमें हम कह सकते हैं कि a के घात m का अगर विभाजन a के घात n से करें तो इसका उत्तर a के घात m से घटाव n करना होगा। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर उदाहरण देखें तो 3 के घात 4 है, उसका विभाजन अगर 3 के घात 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पर आधार दोनों का ही समान है, तो हम 4 से 2 को घटा देंगे। 4 से 2 घटाने पर हमें 2 ज्ञात होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर 3 के घात 2 होगा। ठीक इसी प्रकार अगर -8 के घात 9 है और इसका विभाजन अगर हम -8 के घात 5 से कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आधार दोनों के ही बराबर हैं, तो हम इनका उत्तर इस प्रकार कुछ -8 के घात 9 से 5 घटाकर निकाल सकते हैं। तो 9 से जब हम 5 घटाएंगे तो उत्तर होगा 4, तो इसका उत्तर हम कह सकते हैं कि -8 के घात 4 होगा।